सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ईरानी सदर 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। 22 से 24 अप्रैल तक इनका ये दौरा है और आज भी उन्होंने काफ़ी मसरूफ़ तरीन दिन गुजारा है कराची में और लाहौर में। जिस तरह से हमने एक्टिविटीज़ देखी हैं, मुआशी एतबार से अगर हम इस दौरे के हवाले से बात की जाए तो इस पर बड़ी अहम गुफ्तगू भी हुई है। और दूसरी बात ये कहा जाए तो हुकूमत के पहले माह में ईरान से सालाना बुनियादों पर दरामदात में कहा यह जा रहा है कि 25% का बड़ा इजाफा हुआ है। ये पहला माह है और ईरान से सालाना बुनियादों पर दरामदात में 25% का बड़ा इजाफा। मार्च 2024 में ईरान से दरामदात का हजम 9 करोड़ 56 लाख डॉलर रहा। दूसरी जानिब अगर हम मुआशी एक्टिविटीज़ की जहाँ पर हम बात करें तो साइड लाइन में IMF मुआहदे की बात करें, वहाँ पर वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF के साथ तवीलुल मुद्दती प्रोग्राम ज़रूरी है। अब वो बार बार एक लार्जर प्रोग्राम की, एक लॉन्गर प्रोग्राम की बात कर रहे हैं क्योंकि IMF कर्ज़ के लिए आखिरी रास्ता होता है उनकी जानिब से कहा गया है। जबकि हमने कुछ रोज़ पहले भी जिक्र किया था कि खबरों के मुताबिक आलमी मालियाती इदारों के हुकाम ने पाकिस्तान को IMF का मुख्तसर मुद्दत प्रोग्राम लेने का ये मशवरा दिया है। तो इस तमाम सूरत हाल में अपने तज्ज़ियाकारों से जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के लिए IMF का तवीलुल मुद्दती प्रोग्राम बेहतर रहेगा या कलीलुल मुद्दती प्रोग्राम। और बार बार जो वज़ीर ख़जाना इस हवाले से बात कर रहे हैं कि वो IMF प्रोग्राम के हवाले से देखना ही चाह रहे हैं कि जी जनाब एक लार्जर प्रोग्राम होना चाहिए। इसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है इसके क्यों वो इस तरह से देख रहे हैं कि कलीलुल मुद्दती प्रोग्राम में हमें नहीं जाना चाहिए, रीज़न्स क्या हैं। इस हवाले से बात करेंगे अपने तज्ज़ियाकारों का। मैं तारुफ करवा देती हूँ, नज़ीर लगारी साहब कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं। एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शहजादा जुल्फ़िकार हमारे साथ कोयटा से वीडियो लिंक के ज़रिए हैं। डॉक्टर दानिश भी हमारे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। एहतशाम साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। सर, ये बार बार क्यों कहा जा रहा है कि हम एक तवीलुल मुद्दती प्रोग्राम में जाएं, साथ में ये एक लार्जर प्रोग्राम होना चाहिए, ये बेहतर रहेगा वज़ीर ख़जाना की जानिब से, इसकी रीज़न्स क्या देख रहे हैं? आमना, 3 चीज़ें बहुत अहम हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से। बड़ा अच्छा टॉपिक है आपका। देखें, पहली तो बात यह है कि अभी हाल ही में जिस तरह भी आपने बताया वाशिंगटन में मुज़ाकरात करके हमारे वज़ीर ख़जाना वापस आए हैं और यहाँ पे भी उन्होंने आके कहा है कि जी होपफुली 29 मई तक, अप्रैल तक हमें 1.1 बिलियन डॉलर की आखिरी किस्त मिल जाएगी। अगरचे बोर्ड का इजलास जो होना था हमारे कॉन्टेक्स्ट में नहीं हुआ। अब यह है कि जिस अंदाज से ये मुज़ाकरात ख़त्म हुए ये बहुत अहम भी हैं और क्रिटिकल भी हैं। देखिए, इसकी वजह यह है कि एक तरफ IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक और क्रेडिट एजेंसीज़ वो सारी कह रही हैं कि जी पाकिस्तान की हुकूमत ने पिछले 18 से 20 माह में, पिछली हुकूमत ने, अबूरी हुकूमत ने, उन्होंने बड़े कड़े फ़ैसले किए हैं, सख्त फ़ैसले किए हैं। उन्हें वे इकॉनमी को ठीक करने को वो कह रहे हैं जी सराह भी रहे हैं। दूसरी तरफ हमने जो असल बात है ना, जो क्रिटिकल है, वो ये अब अगला जो प्रोग्राम हमने लेना है जिसका भी आप जिक्र कर रही हैं, 24वां प्रोग्राम होगा तकरीबन। ये 6 से 8 बिलियन का वो कह रहे हैं छोटा रखें, हम बड़ा रखना चाह रहे हैं। अब हमारे मसाइल ये हैं कि वो फिगर आ गया बाकायदा कि हर साल 25 बिलियन डॉलर अगले 3 सालों में हमने 75 बिलियन डॉलर हर साल 25 जो है ना हमने वापस करना है। अब ये इतनी मुश्किल सूरत हाल होगी। इसके लिए IMF जो है ना बहुत सारी चीज़ों को शराइत लिंक कर रहा है हमारे साथ। पहली बात तो यह कि उन्होंने वज़ीर ख़जाना को मजबूर किया कि आप ये एमनेस्टी स्कीम जिसको रोज़ हमारे लगारी साहब भी कहते हैं अशराफिया को फ़ायदा पहुँचाया जाता है, आज उन्होंने बयान भी दिया है कि जी आइंदा कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं आएगी। ये अशराफिया के लिए जो हम देखते हैं कंसेशन होती हैं वो ख़त्म कर दी जाएंगी। एक दूसरी बात वो कह रहे हैं कि फ़ोकस उनका इस वक्त हो गया FBR। वो ये कहते हैं कि जी जब तक आप अपने पाँव पे खड़े नहीं होंगे आप ये बैगिंग बॉल लेके फिरते रहेंगे। अभी आप बताएं आपने क्या किया है। अभी हुकूमत ने उनको बताया है कि जी हमने 43 लाख जो है रिटेलर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया है और वो उनसे हम लेंगे, टैक्स लेंगे। और लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम ना इसमें 6 माह में सिर्फ 50 लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवाया। हुकूमत ने कहा था 1 साल के अंदर अंदर रजिस्टर करवाना है, अभी तक वो आने के लिए तैयार नहीं है। 1200 रुपये का सालाना टैक्स देने वाले छोटे ताजर भी तैयार नहीं है। और वो कह रहे हैं कि जी हमने जब तक आप इसको रीस्ट्रक्चर नहीं करेंगे IMF की अपना FBR की मामला ठीक नहीं होंगे। एक इस पे उनका बड़ा हुआ है कि जी किसी तरीके से ठीक करें। फिर वो आगे चल के ये कह रहे हैं कि जी ये फ़िक्स टैक्स रिजीम जो आप लगाने की कोशिश कर रहे हैं रिटेलर पे हमें मंजूर नहीं है। फोर्स कर रहे हैं कि कोई और तरीक़ाकार लेके आएँ, हमारे पास ऑप्शन नहीं रह गया। फिर एक और बात है जो बड़ी अहम है, वो ये है कि जी वो ये कह रहे हैं कि जी आपका तकरीबन 120 बिलियन डॉलर का वो ये फॉरेन डेट है।
शायद इससे ज़्यादा है। वो कहते हैं इसमें $30 बिलियन चाइनीज़ कंपनी का है। आप हमें बताएं चाइना ने कौन कौन से आपने उनसे कर्जे लिए हुए हैं, किस किस मार्कअप पे लिए हुए हैं? हम उनको मानने के लिए तैयार नहीं है, बताने के हम कह रहे हैं कि जी ये मायदे खुफिया हैं। एक और बात जो है, दो बातें हैं। आप पहले इससे पहले आप बात है वो कह रहे हैं कि चीज़ चीज़ों पे रियल स्टेट पे टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, ज़री इनकम पे लगाने की बात में, और वो कह रहे हैं कि जी जितने हमारे प्रोफेशनल उन पर टैक्स लगाया जाए। आखिरी बात है मैं आमना वही है कि सारी चीज़ों के पीछे स्टेट डिपार्टमेंट खड़ा हुआ है। उनकी सियासी शराइत में जिनका हम दबे अल्फाज में जिक्र करते भी रहते हैं। हमारी मजबूरी इस वक्त हो गया कि हमें उनकी बात सुननी पड़ेगी, चाहे चाइना का मामला है, मिडिल ईस्ट का है, तो बड़ी मुश्किल है, इतनी आसानी के साथ ये पैकेज थ्रू नहीं होगा। ऑलराइट, चलें डॉक्टर साहब आपकी तरफ चलते हैं। एक तो यही जो लॉन्गर एंड लार्जेस्ट प्रोग्राम को बार बार प्रेफरेंस दी जा रही है पाकिस्तान की जानिब से, ये कितना हमारे लिए इफेक्टिव होगा? दूसरी चीज़ ये भी एड ऑन करते जाइएगा, वज़ीर ख़जाना काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हमें दिखाई दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज है बाय द एंड ऑफ जून वो 9 से 10 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएंगे। सर ये होगा कैसे? देखिए इस वक्त जो आपके पाकिस्तान ने IMF को एप्लीकेशन दे दी है लार्जर प्रोग्राम के लिए, अब ये 6 बिलियन डॉलर का होगा या 8 बिलियन डॉलर का होगा, ये उस वक्त पता चलेगा जब यहाँ अगले महीने जब IMF का वक्त आएगा और यहाँ मुज़ाकरात होंगे। अच्छा, एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है मैं बता दूं कि IMF का जो वक्त अब आएगा वो लार्जर जो प्रोग्राम है उसके लिहाज से, पुरानी बातें छोड़ें कि पुरानी बातों में उन्होंने क्या क्या कहा, क्या क्या एग्रीमेंट थी, वो सारी चीज़ें हुई हैं और काफ़ी हद तक हुकूमत ने उसको कवर किया है। लेकिन जब ये लार्जर रिक्वेस्ट जो की है इसको एक्सेप्ट, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात की है आपके कि इस लार्जर रिक्वेस्ट को जब उनसे बातचीत की गई है IMF से, तो वहाँ से बड़ा पॉजिटिव और हेल्दी रिस्पांस मिला है। तो लगता ही है कि अगले महीने पाकिस्तान को एक लार्जर पैकेज मिलेगा और उस पैकेज में जब ये दिया जाएगा उस वक्त पाकिस्तान को बताया जाएगा कि आपने ABCDEFG करना है। पहले की तो बताया जाता, यानी शराइत भी कड़ी होंगी फिर काफी। जी बिल्कुल, जाहिर है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये, लेकिन एतमाद बड़ा है क्योंकि वो शराइत जो दी गई थी वो पूरी की गई है। देखिए चंद बातें हैं जो बहुत अच्छी है, आपके लोगों को पता चलना चाहिए, हेल्दी चीजें हैं। वो ये है कि जो ये पाकिस्तान की मईशत में टैक्सेशन, पावर सेक्टर, तवानाई, उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर काम हो रहा है और ये 3 साल के अरसे में पाकिस्तान एक बेहतर पोजीशन पे आ जाएगा। बड़ी अच्छी बात की है वज़ीर ख़जाना ने। उसके बाद उन्होंने कहा है करेंसी मुस्तहकम है, लेकिन कोई 3 साल के अरसे के अंदर अंदर 6 से 8%, उनका कहना है कि 6 से 8% चीज़ें जो हैं करेंसी के लिहाज से ऊपर होंगी। महंगाई की उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है और उन्होंने कही है कि महंगाई 38% से 21% पे आ गई है। बड़ी अच्छी बात है। अब वो कहते हैं कि 2025 के आखिर तक ये सिंगल डिजिट तक चली जाएगी। तो अगर 2025 की तक ये वज़ीर ख़जाना ले जाते हैं तो गोया ये बहुत बड़ा काम है। सिंगल डिजिट का मतलब है कि 9, 7, 8, 6 समथिंग हो जाएगा। ये रियलिस्टिक अप्रोच है या नहीं? बहुत पॉजिटिव है। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ जो आपने ईरान के हवाले से बताया है, देखिए आपके सुनने वालों के लिए जो व्यूवर्स हैं, क्योंकि बड़े गलत आदाद शुमार भी सामने आ जाते हैं, तजारत का जो हजम होता है ना, तजारती हजम, उसमें बरामद भी और दरामद दोनों मिला के तजारती हजम कहा जाता है और 2 तरफा होता है। जैसे अभी आपने बात किया है कि 16 से 25%, तो पाकिस्तान का अभी जो 9 महीने का है जो ईरान के साथ सिर्फ बरामद, सिर्फ जो आपका बरामद है वो, हाँ जी, जो इम्पोर्ट है, सॉरी, जो इम्पोर्ट है तकरीबन 78 करोड़ डॉलर है सिर्फ 8-9 महीने में, और ये एक तरफा है और दोनों का मिला के 2 बिलियन डॉलर से ज्यादा का है, जो कि कोशिश की जा रही है कि 5 और 5 से 10 बिलियन डॉलर की तरफ ले जाएगा। लेकिन आप चलें डॉक्टर साहब, आपका इस हवाले से पॉइंट आ चुका है। लगारे साहब की जी प्रोग्राम में इंटरनेट कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब हम आपको जी चलें जी लगारे साहब की जानिब बढ़ते हैं। लगारे साहब,
तवीलुल मुद्दती प्रोग्राम, आपने इत्तेशाम साहब को भी सुना, जिस तरह से डॉक्टर साहब भी बात कर रहे हैं, एक तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, और दूसरा ये जो हमारे वजीर ख़जाना साहब, ये नो डाउट काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं आने वाले दिनों को लेकर। तो सर ये हालात हम देख रहे हैं कि एक सही ट्रैक पर हैं इस वक्त? पहली बात यह है कि हमारे यहाँ वज़राए ख़जाना का तकर्रुर जो है वो वैसे ही होता है जैसे मोइन कुरैशी का, शौकत अज़ीज़ का, शुएब अहमद का और हफीज़ शेख का, शौकत तरीन का। ये उस तरह के माहिरीन मईशत हैं जो आलमी मालियाती इदारे हमें प्रोड्यूस करके देते हैं, बड़े बड़े बैंक हमें देते हैं कि जनाब ये हैं मालियाती माहिर जो आपके मालियाती मसाइल को हल करेंगे। अगरचे वो हमारे मफादात से ज़्यादा अपने मफादात को पेश नज़र रखते हैं, अपने इदारा जाती जिस इदारे से आए होते हैं उसी इदारे की तरफ से उनके मफादात को ज़्यादा सर्व भी करते हैं, उसका ख्याल भी ज़्यादा करते हैं। और पाकिस्तान के मफादात का इस हद तक ख्याल रखा जाता है कि जिसका पेट भरा हुआ है उसको और दो, और जिसके पेट में कुछ भी नहीं है उसको कुछ भी नहीं दो। ये इनका हमेशा से वतीरा चला आ रहा है। और अब तक जो भी हमारे सामने मिसालें आई हैं वो ये हैं कि हमें कभी भी एक डिलीवरिंग डेमोक्रेसी और एक ऐसा मुल्क जो खुशहाली की तरफ बढ़ता हो उसका कभी ये हमें दिया ही नहीं गया, स्टेटस नहीं दिया गया है आलमी मालियाती इदारों की तरफ से। चूँकि जब ये वजूद में लाए जा रहे थे, ये कोल्ड वार डॉक्ट्राइन की ईजाद थी, ये जनरल एग्रीमेंट जो था ट्रेड एंड टैरिफ का, ये जो IMF था, ये इस तरह के जो भी इदारे बनाए गए थे उनके पेश नज़र ये था कि कोल्ड वार कैसे ले जाएगी। और हमें कहा गया कि तुम फ्रंट लाइन स्टेट हो, हमें बड़ा दर्जा दिया गया और हमारे लिए डीगो गार्सिया के दरवाजे खुले हुए थे, हम वहाँ पहुँच जाते थे। लेकिन उसमें पाकिस्तान की इकनॉमी ज़ेर बहस नहीं होती थी, हमारी ये बात ज़ेर बहस होती थी कि हमारी कितनी बड़ी ताकत होनी चाहिए कि हम अमेरिका के या आज़ाद दुनिया के या इंडिपेंडेंट वर्ल्ड के मुखालफिन के सामने किस तरह सीना सफर होकर खड़े हो जाएं और उनके मफादात के लिए रूस से टकरा जाएं, दुनिया की ताकतों से टकरा जाएं, किसी से भी टकरा जाएं, हम उनके मफादात के लिए काम करें। और ये हमने अब तक किया है। ये हमारा हम सब कोल्ड वार डॉक्ट्राइन की प्रोटेक्शन, हमारी इकनॉमी जो है उनकी मरहूम मिन्नत है। अभी बताया है कि हम 9,56,00,000 तक जो है ट्रेड बायलैटरल ट्रेड लेकर गए हैं। अब ये 10 अरब डॉलर तक कैसे जाएगी? जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये तो हमारे लिए तो डेफिसिट का है ना, क्योंकि हम तो सिर्फ दरामद करने वाला मुल्क बने हुए हैं। बरामदात तो सिर्फ अमेरिका है जो हमारी बरामदात ज़्यादा है और वहाँ से दरामदात कम है। बाकी या बरतानिया है जिसकी दरामदात वो हमारी बरामदात उसके पास जाती हैं, उसकी तरफ से कम आता है। बाकी तमाम ममालिक के साथ हम खसारे का ट्रेड करते हैं और हमारे यहाँ ये पेश नज़र नहीं होता है। हमारे यहाँ ना तो FBR को ठीक किया जा सकता है, कोई कर नहीं सकता, किसी का इंटेंशन हो ही नहीं सकता है, इसलिए कि ये उन क्लासेस को जो सर्व कर रहा है, जो माफिया के तौर पर इस मुल्क पर राज करती हैं, इससे आप ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते, ज़्यादा तवक्को नहीं बांध सकते। तो फिर जिस तरह से जुल्फ़िकार साहब हम बात कर रहे हैं, ये जब हम तवीलुल मुद्दती प्रोग्राम में जाएंगे, जिस तरह से डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि डेफिनेटली शराइत इस पे कड़ी होंगी, तो फिर आम आवाम वो फिर बहरहाल एक सख्त सिचुएशन से गुजरेगी। रिलीफ फिर हमें अभी नहीं सोचना चाहिए, फ़िलहाल तकलीफ़ है और आगे जाके शायद मामला बेहतर हो। सामने एक अलार्मिंग सी सिचुएशन है और जितने आपके माहिरीन हैं, इक्तिसादियात के माहिरीन हैं, वो इस बात को देख रहे हैं कि बहुत ही जो कड़ी शर्तें हैं उनको हमने पूरा करना है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ज़रूर है, मुश्किल है, हार्ड डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। उसमें सबसे पहले कुर्बानियाँ अशराफिया नहीं देना है। और अगर जिस तरह लगारी साहब कह रहे हैं और फरमा रहे हैं कि इनसे तवक्को कम है, तो फिर बहुत मुश्किल है, मुल्क के लिए भी सूरत हाल बहुत मुश्किल है और हमारे अदारों के लिए, लोगों के लिए, आवाम के लिए बहुत मुश्किल है। हम अक्सर ये बात करते आए हैं कि हमने अपने बेल्ट को जो है वो टाइट करना है और बहुत से अखराजात, शाही अखराजात आपने कम करने पड़ेंगे। आपके जो दौरे हैं, जो वज़रा के दौरे हैं, उनको आपको ख़त्म करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जूम पर आपने मीटिंग सारी जो है वो करनी पड़ेंगी। बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट अगर वो हो गया, ये स्टार्ट आप उधर से करेंगे। प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, चीफ मिनिस्टर हाउस, गवर्नर हाउस, उनके खर्चों पे आपने कट लगाना पड़ेगा। पेट्रोल अगर 500 लीटर 1000 लीटर आप उसको दे रहे हैं, आप उन पे कट लगाने पड़ेगा, आपको 500 लीटर करना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर पे देखें, आप कभी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ आपके अच्छे खासे बिलियंस ऑफ जो रुपीज़
रुपीज उस पर जा रहे हैं और उस पर आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, वो आपने देना है। लेकिन साथ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव अखराजात हैं उस पर आपने वो करने हैं। रनिंग एक्सपेंडिचर जो है वो आपने कम करने पड़ेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे, आप कम कर सकते हैं, उसको कम करें। ब्यूरोक्रेट्स के खर्चे अखराजात आपने कम करने हैं। इस तरीके से आप चीज़ों को चीज़ें बचा सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए बहुत मुश्किल है। और मैं तो ये देखता हूँ अगर आपने खर्चे अखराजात कम ना किए और आपने पैकेज भी ले लिया IMF से, आपने उनसे वो कर्जा भी ले लिया और इम्प्लीमेंट ना कर सके, खुदा ना खास्ता फिर आपने जो है ना उनको लौटा ना सके, तो इस मुल्क में एक ऐसा इनकलाब आएगा, लोग सड़कों पे होंगे, लोगों को मनाना बड़ा मुश्किल होगा। ये बहुत ही एक क्रिटिकल सिचुएशन होती है किसी कौम और किसी मुल्क के उसमें। बाकी डिटेल्स तो आपके शेयर कर दी पैनलिस्ट ने, जो क्या वो है वो सारा उसमें मैं नहीं जाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। अखराजात की जहां पर आप बात कर, आज जिस तरह से हम सिचुएशन देख रहे हैं, नवाज शरीफ साहब का जो दौरा चाइना है उस पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। कहा यह जा रहा है निजी दौरा है, लेकिन अगेन उसमें हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब भी हैं, तो क्या ये खर्चा सरकारी खर्चा था या उनका अपना निजी दौरा है? और ये इस दौरे को हमारे पैनलिस्ट किस तरह से देख रहे हैं, ब्रेक के बाद इस हवाले से बात होगी। वेलकम बैक वंस अगेन। जिस तरह से हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो गए हैं। कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ का दौरा चीन ज़ाती नौयत का है, मगर वो पंजाब के तरक्याती कामों से मुतालिक मुलाकातें भी करेंगे और चीन में एक एग्जीबिशन है उसमें शिरकत भी करेंगे। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि नवाज शरीफ को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने निजी दौरे पर मदऊ किया है। अब मज़े की इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक ऐसे वक्त में जब ईरानी सदर पाकिस्तान में मौजूद है, उनका ये पहला विज़िट है, और जब हम देख रहे हैं कि 8 फरवरी के बाद किसी भी हेड ऑफ स्टेट का ये पहला विज़िट है, इतना इम्पॉर्टेंट दौरा, उस सिचुएशन में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब निजी दौरे पर हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ साहब की क़यादत में उनके साथ चाइना में मौजूद हैं, ये सवालात भी अपनी जगह उठ रहे हैं। और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि मरियम नवाज़ के साहबजादे मोहम्मद जुनैद साहब भी इस दौरे का हिस्सा हैं। किस तरह से हमारे पैनलिस्ट देख रहे हैं? डॉक्टर साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, ये दौरा बेसिकली किस सियासी लिहाज से भी अगर इसकी बात की जाए या इकोनॉमिक लिहाज से भी अगर इसकी बात की जाए, इसकी क्या रेलेवेंस देख रहे हैं? मियां साहब क्या पॉलिटिक्स को ज़िंदा करने के लिए, रेलेवेंट रहने के लिए इस तरह के दौरे करें और दिखाना चाह रहे हैं कि जनाब इकोनॉमी को भी जितना वो अंडरस्टैंड करते हैं, ट्रैक पर लेकर आ सकते हैं, उनकी हेल्प के बगैर चीज़ें नहीं चल सकती? कुछ इस टाइप का देख रहे हैं आप? मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत सारे और अहम तरीन इशूज़ हैं। एक बात कहता हुआ आगे चलता हूँ कि देखें, ईरान का अभी यहाँ पे आपके सरकारी दौरा चल रहा है उनके सदर का, और 10 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान के साथ बरामदात दो तरफा तजारती हजम को इंक्रीज़ करने की बात हो रही है, तो अमेरिका का रद्द-ए-अमल आ गया। तो आपके व्यूवर्स को पता होना चाहिए कि उनका रद्द-ए-अमल है कि पाकिस्तान किसी भी किस्म के मुआहदे करने से पहले इस बात को जान ले कि उसके ऊपर सैंक्शन लग सकती है। और अमेरिका धमकी अमेज़ रद्द-ए-अमल आप कह रहे हैं? बिल्कुल। और अमेरिका पाकिस्तान की जो सबसे ज़्यादा बरामदात है वो जो मुल्क में जाती है वो अमेरिका है, और तकरीबन दो तरफा जो बरामदात है वो 11 बिलियन डॉलर की है। यहाँ पे करने के बाद देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब अब साबिक वज़ीर आज़म हैं, ना वो वज़ीर आज़म हैं, ना वो चेयरमैन सेनेट हैं, ना वो स्पीकर हैं, ना वो वज़ीर ख़ारजा हैं, ना वो आपके वज़ीर आला पंजाब हैं, ना वो आपके मुस्लिम लीग नून के सदर हैं। अगर वो अपने निजी दौरे पे जा रहे हैं तो इसमें किसी को क्या एतराज़ है? और कौन सा इतना बड़ा इशू है कि हम मियाँ नवाज शरीफ साहब कल अगर फर्ज़ कीजिए बांग्लादेश चले जाएं तो हम उसके ऊपर पूरा एक प्रोग्राम तरतीब दे दें? हाँ, यहाँ तक आपका एक सवाल है कि इसहाक़ डार साहब का एक ऐसे मौके पे जबकि बाहर के जो आपके आए हुए हैं सदर, देखिए इस वक्त जो सदर आए हुए हैं, जिन शोबों में उनके एग्रीमेंट्स हो रहे हैं और हो चुके हैं, वज़रा तकरीबन यहाँ मौजूद हैं। इसहाक़ डार साहब नवाज शरीफ साहब के दोस्त हैं, तो क्या कोई वज़ीर ख़ारजा सरकारी तौर पर ही सिर्फ मूव कर सकता है, गैर सरकारी तौर पर नहीं जा सकता है? तो मेरा ख्याल है कि मेरे पास इसमें बहुत कुछ बोलने को है, लेकिन मैं ये टाइम आपको वापस देता हूँ क्योंकि ये गैर ज़रूरी एक गुफ्तगू है। समझ रहे हैं आप इसको? बिल्कुल। ये एक बंदा बेचारा
जा रहा है अपने निजी दौरे पे, जाने दो भाई। और वो अब ना वजीर आजम है, ना वो कोई पॉलिसी बना सकता है। इस बेटी भी अगर पंजाब की वजीर आला है तो मुल्कों के दरमियान एग्रीमेंट यानी वफाक टू वफाक होता है, सूबे का नहीं होता है। लेकिन लगारे साहब ठीक है, जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी वजीर खारजा हैं, उनकी अपनी भी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, लेकिन एक ऐसी टाइमिंग में अगेन जब हम देख रहे हैं कि हेड ऑफ द स्टेट ऑफ ईरान वो यहाँ पर मौजूद हैं और उस वक्त में ये निजी दौरा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। दूसरा, ये मियाँ साहब के इस दौरे चीन से क्या बेहतरी आएगी हमारे जो मामलात हैं मुआशी लिहाज से अगर देखा जाए, उससे कुछ फ़ायदा हो सकता है? मुझे वाकई ये समझ में नहीं आया। बात ये होती है कि वज़ीर ख़ारजा दौरे पर जा रहे हैं और रुकन कौमी असम्बली या साबिक वज़ीर आज़म उनके साथ हैं, ये तो समझ में आती कि भाई ठीक है, वो साबिक वज़ीर आज़म एक माहिर के तौर पर उनके साथ जा रहे हैं वज़ीर आज़म। नहीं, दौरे पर तो जा रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म और एक हमारे यहाँ इस तरह मैं नहीं इस्तेमाल करता हूँ, एक साथ में एक सामान के साथ एक इसाक डार साहब भी हैं वो जो साथ जा रहे हैं, नवाज साहब भी जा रहे हैं, उनके साबिक वज़ीर आज़म के वज़ीर आला पंजाब के बेटे भी इस दौरे में उनके साथ जा रहे हैं। और इनके एक साथ जाने का ये कैसे हो सकता है कि वो जो है अलग अलग मकासद के साथ जा रहा हूँ कि जुनैद सफदर का अपना एक मकसद है और एक वज़ीर ख़ारजा का मकसद है और एक जो है वो साबिक वज़ीर आज़म का मकसद है। मैं डॉक्टर साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि इस दौरे की उस तरह से अहमियत नहीं है कि जनाब वो समझा जाए कि कोई बहुत बड़ा दौरा है, लेकिन अगर वज़ीर ख़ारजा ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के दौरान उनके प्रोटोकॉल के एतबार से, यानी एक बिरादर इस्लामी मुल्क के सरबराह यहाँ मौजूद हैं और हमारे वज़ीर ख़ारजा ग़ायब हैं और वो नहीं हैं, तो इसको बहरहाल नोट किया जाएगा और नोट समझा जाएगा कि जनाब वो नहीं है मौजूद। और उनकी मसरूफियत तो ऐसी नहीं है, वो तो मसरूफियत एक साथ में किसी भी चीज़ के साथ एक पख के तौर पर जाने का वाला मामला है। मैं तो ये समझता हूँ कि एक पख के तौर पर या एक तोफ़ैली के तौर पर साथ जा रहे हैं वो जनाब नवाज शरीफ साहब के साथ। वो एक कोई सर नवाज शरीफ साहब तो एक पॉजिटिव एफर्ट के लिए पाकिस्तान के लिए उनके मुआशी मामलात बहुत आसमान से तारे तोड़ कर लाएंगे। हमें मालूम है कि पाकिस्तान की स्टेट से ज़्यादा तो कोई भी एक फ़र्द के तौर पर कोई भी जाए, एक फ़र्द के तौर पर जाकर क्या कर सकते हैं। वज़ीर आज़म जा रहे होते तो ठीक है, हम समझते हैं कि जी वज़ीर आज़म जा रहे हैं। चलें शहजाद जुल्फ़िकार साहब, ये रिजल्ट्स जो इलेक्शंस के आए थे उसके बाद मियाँ साहब की एक खामोशी, फिर ये कहा जा रहा था कि डिसअपॉइंटमेंट है, डिप्रेशन है, खामोशी है, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि जिस तरह से मरियम साहिबा बाहर निकली अपने वालिद साहब को लेकर, वो बाहर जा रहे हैं, तनूर की हालतें चेक कर रहे हैं जी, रोटी कितने में मिल रही है। उसके बाद फिर मियाँ साहब अब चाइना की उन्होंने फ़्लाइट पकड़ ली है, चाइना पहुंच चुके हैं। क्या वो अपनी रेलेवेंस जिंदा रखने के लिए या पीएमएलएन का जो एक धड़ा जो हम देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि पीएमएलएन के एक बयानियों को धचका लगा या पार्टी पोजीशन को बेहतर करने के लिए रिवाइवल हो रहा है बेसिकली, ये क्या देख रहे हैं आप, किस तरह से देख रहे हैं इस सारे विजिट को? सर आप अनम्यूट कर दें, आपका माइक, हमें आवाज़ नहीं आ रही। माइक जी जी अनम्यूट हुआ है जी जुल्फ़िकार साहब, अब हम सुन सकते हैं आपको। आवाज़ आ रही है जी? जी जी कंटिन्यू करें। जी मेरा मैं मतलब ये कह रहा था कि रेलेवेंसी तो जाहिर उनकी है और लेकिन उन्होंने शायद धचका उनको ज़रूर लगा है और धचका भी इस तरह से कि वो ये देख रहे हैं कि मेरी कोई ज़रूरत इस पॉलिटिक्स में और उसमें कोई नहीं है ज़्यादा। भाई उनके प्राइम मिनिस्टर सारा कुछ, लेकिन आपने देखा कोई पार्टी मीटिंग भी नहीं हुई। बड़े जो उनके आसपास के लोग हैं वो कुछ बयानात दे रहे हैं, कुछ अपने अपने तौर पर। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी 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 आपकी आवाज़ आ रही है जी। तो अपने तौर पर मैंने देखा कोई किसी ने भी बल्कि नहीं, वो अपने घर में ही रहे, किसने मुलाकातें की किसने मुलाकातें नहीं की। उनके आसपास के लोगों ने बयानात, कंट्रोवर्शियल बयानात जरूर किए हैं जिससे लोग अलर्ट हो गए। जैसे राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे तो बड़ा दावा किया और कल हमने इस पर बात भी की कि जी अगर पीटीआई बानी जो है वो बातचीत पर राजी हो जाए तो कोई मसला नहीं है रिहाई।
तो इस तरह की बातें। और फिर आज आपने खुद बता दिया कि उनकी बेटी उनको घर से निकाल कर अपनी बेटी का हाथ बटाने के लिए वो तंदूर पे चले गए, पहुंच गए, और या किसी ऐसे मामलात में ये एक रेलेवेंसी मेरे ख्याल में शो करता है। और फिर आज अगर दौरा उनका निजी है तो हमें कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए, वो चले जाए, बिल्कुल ज़रूर सारा कुछ कर लें। और उनके साथ इसाक डार भी अगर प्रेसिडेंट ईरानी प्रेसिडेंट आए हुए हैं, उनके साथ में उनके हम मनसब नहीं है, तो मेरे ख्याल में कोई वो उनकी कोई ज़रूरत नहीं है उनके साथ वो रहें। और लेकिन जाहिर है पार्टी के सरबराह ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और जाकर कम्युनिस्ट ऑफ ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है, उन्होंने उनको मदद किया है, जहाँ सुनने में आया कि निजी दौरा है। अगर निजी दौरा है वो अपने साथ 10 बंदे ले जाएं, उनके अपने किसी को भी ले जाएं, अपने नवासे को किसी को ले जाएं, सही। हाँ, पता ये ज़रूर है कि जहाँ IMF की हम बात करते हैं खर्चे अखराजात की, ऊपर जो यहाँ से पता चलता है कि एक पार्टी का सरबराह जो है और वो चला जाता है और उस दौरे पर और जाके वहाँ कोई चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पर कोई चीज़ करता है, वो शायद मेरे ख्याल में गलत है। और सवालात भी उठेंगे और उसमें उनको जवाब चलें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जाकर ज़रूर अपनी और एक पार्टी के सरबराह हैं, और उस पार्टी के सरबराह हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट में है, उनको वो अहमियत ज़रूर चाइनीज़ की तरफ से मिलेगी जैसे उनको जद्दा में अहमियत मिलती है। ठीक है, ठीक है। एहतशाम साहब, एक और इस खबर का जो एंगल है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीगी कई रहनुमा इस वक्त हमें जब टीवी प्रोग्राम का हिस्सा बनते हुए दिखाई देते हैं तो वो वहाँ पर बात कर रहे होते हैं, डिसअपॉइंटमेंट दिखती है। वो ये कहते हैं कि जी 16 माह में जो हालात हुए, नवाज शरीफ साहब होते तो ये वाले मामलात ना होते। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे वो अदम एतमाद का इजहार करते रहे हैं शहबाज लेड हुकूमत पर। तो ये कहीं ना कहीं ये इम्प्रेशन दोबारा देने की कोशिश की जा रही है कि नवाज लेड हुकूमत जो है वही मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है या मुल्की मामलात को सुधार सकती है, ऑन ट्रैक लेके आ सकती है। देखिए, हम ना जब भी पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बनता है, नई हुकूमत आती है, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर दौरा करता है सऊदी अरब का, उसके बाद चाइना जाता है। और जब ये इनकी हुकूमत बन गई, जब पता चल गया नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे, तो फिर दायरा है प्राइम मिनिस्टर के जाने की बात थी। और कहा जा रहा है कि शायद आज या रात सऊदी अरब अपना चाइना के लिए प्राइम मिनिस्टर भी हमारे वहाँ पहुँच जाएंगे अपने अलहदा विज़िट पे। अब दो चीज़ें हैं। देखिए, सागदार साहब का मामला, बीच में खबर ये भी आई थी कि वो नहीं जाएंगे नवाज शरीफ साहब के साथ, फिर पता चल रहा है कि चले गए हैं। लेकिन वो जो तस्वीर आई है उसमें भी दिखाया नज़र आ रही है वो। अब बात यह है कि जो डिफरेंट बात है, इस वक्त ये निजी दौरा है। निजी दौरा इसलिए नहीं हो रहा कि वो उन्हें कोई कम्युनिस्ट पार्टी ने बुलाया था, इसलिए हो रहा है कि पार्टी के अनअनाउंस सदर हैं इसलिए बुलाया गया। असल बात मैं आपको बताऊं जो खबर वाली बात है, लेकिन ये पॉलिटिकली एक्सपोज फैमिली है लंदन में। अब इनके लिए बड़े मसाइल होंगे। लंदन में ये कारोबार किया करते थे और उनके साहबजादे हसन नवाज़ बेसिकली मॉर्टगेज का काम करते हैं, रियल इस्टेट ख़रीदते हैं, बेचते हैं। वहाँ पे कुछ मुश्किलात पैदा होना शुरू हो गई हैं। अब ये लंदन का कारोबार जो है ना, वो मेरी आज बड़े एक इम्पॉर्टेंट आदमी से बात हुई जो उनके बड़े करीब है इस फैमिली के। उन्होंने कहा ये अपना कारोबार लंदन से चाइना शिफ्ट कर रहे हैं और वहाँ पे इनको इशारे ऐसे मिले हैं कि भी आ जाएं, आप इन्वेस्ट करें जो आप चाहेंगे उस तरह। तो ये उस लिहाज से तो जा रहे हैं वर्किंग देखने की क्या होगा क्या नहीं होगा। और दूसरा, उनको बहुत ज़्यादा शिद्दत से एहसास है कि जब वहाँ थे तो PTI के लोगों ने बड़े एहतजाज, आए दिन रास्ते बंद होते थे, दुनिया भी तंग हो जाती थी। एक सवाल तो ये है कि शहबाज साहब सलमान, उनके बेटे वो अलहदा बिज़नेस करते हैं, इनकी फैमिली अलहदा बिज़नेस करती है। अब इस सारे तनाज़र को देखें तो ये प्योर एक विज़िट है जो कारोबारी नुक्ता नज़र से है। अब इसको लिया जाए कि जी वो अगर फ़र्ज़ करे कि आके उनको कोई बंदा मिल भी लेगा उनकी हुकूमत का तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लार्जली ये अपने काम के लिए गए हैं। दूसरी बात ये हमना कि देखें जो कुछ लोगों का ख्याल है कि जी ये छोड़ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, साहबजादी को चीफ मिनिस्टर बना दिया, पॉलिटिकल लेगेसी उन्होंने छोड़ के जानी है, पूरा वज़न उन पर डालने हैं। और फिर एक बात हो रही है जो आपने खबर भी सुनी होगी कि नवाज शरीफ साहब दोबारा से पार्टी के सदारत संभालने। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखें, लोग कह रहे हैं कि जी पार्टी बड़ी ख़राब हुई है और इलेक्शन हारने के बाद जिस तरीके से राउट हुआ है किस्म का, उन्होंने कहा जी पुराने लोगों को साथ लाया जाए। अभी देखें, इनकी मुलाकात लंदन अपना मरी में तय हो गई थी शाहिद खान अब्बासी के साथ, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। इस तरह मिफ्ता इस्माइल है, तो लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि जी शायद अपने क्या नाम है चौधरी इरशाद अली खान, उनको भी बुलाया जाएगा सियासी तौर पे, वो भी रेलेवेंट होंगे। अब वो पार्टी को मजबूत करना और दूसरा अपनी बेटी को बड़ी भरपूर सपोर्ट देना, और तीसरी बात है आमना उस अपनी जो लेगेसी छोड़ने जा रहे हैं वो अपनी बेटी के लिए छोड़ेंगे, शहबाज शरीफ साहब के लिए छोड़ेंगे। तो बुनियादी मकसद इस वक्त जो है ना वो अपने कारोबार को बचाना, बढ़ाना है
और वो जो सियासी तौर पे जो बहुत ज़्यादा आप देख लें, इनको एक फ्रस्ट्रेशन होती थी लंदन में रह के, और एक बड़ी अनप्लेजेंट सिचुएशन से, यानी आप कह रहे हैं टोटली एंड प्योरली एक निजी दौरा है, इसका कोई उससे मामला से लेना देना नहीं है जो हम देख रहे हैं मुल्क की। एक और चीज़ है इसमें, वो अपने इलाज के लिए भी चाइना जा रहे हैं, वहाँ पे जो इलाज कराया है, खबर भी आ रही थी, वो कहते हैं कि उनका इलाज भी चाइना में हो सकता है, ये भी है जी। चलें जी, अब लंदन चाइना से इलाज के लिए भी वो जा रहे हैं, ये आपकी इस हवाले से भी आ चुका है। अब एक डॉक्टर साहब इस हवाले से कुछ बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब क्विकली ऐड कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतना क्या है कि लगता है खटाना साहिबा को या प्रोड्यूसर को मियां नवाज शरीफ साहब पर बड़ी गहरी नजर है, वो बेचारे इधर उधर कहीं भी जाते हैं फौरन फोकस हो जाता है। सर मामला जो इस वक्त हम देख रहे हैं, मुल्की मामला के साथ साथ जो सियासी मामला भी लोग जिसमें दिलचस्पी ले रहे होते हैं या सोशल मीडिया पर जो ज़ेर बहस होते हैं। आमना फारे चेंज मुझे अच्छा लग रहा है, दानिश जो है बड़े प्लेजेंट मूड में आज। उनका सियासी मामलात में अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करना, कई लोग नाराज हैं, डिवाइड है, उस पर अगर आप गुफ्तगू करेंगे तो बहुत सारी है, लेकिन बेचारा क्या है वो जाने दो यार। जैसे अभी निशांत साहब ने कहा कि एक रास्ता दूसरा बेचारे खोलने गए, जाने दीजिए भाई। चलें, ज़बरदस्त इस हवाले से हमने बात कर ली। एक हम मामला जिस पे हम देख रहे हैं कि हुकूमती वज़रा भी इस हवाले से बात करते रहे हैं, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी हुई। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान जंग में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों का एक आलम हम देख रहे हैं कि गवाह है, लेकिन हम ये भी देखते रहे हैं कि 12 मिसिंग पर्सनस को लेकर पाक आर्मी के ऊपर इल्ज़ामात और उस हवाले से जो प्रोपेगेंडा चलता रहा है, इल्ज़ामात लगते रहे हैं। ये भी कहा गया है कि कमीशन की जो इस पर रिपोर्ट थी वो क्यों नहीं मंजर आम पे आ रही, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें लापता अफराद की तादाद 10,000 बताई गई है, जिनमें से 8,000 केसेस हल हो चुके हैं, जबकि बलूचिस्तान में 2700 में से 2200 लापता अफराद बाजियाब हो चुके हैं। फिर इस पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि कल अदम तंजीमें भी अपने लोगों के नाम लापता अफराद की फहरिस्त में लिखवा देती हैं। इस हवाले से हालिया वाक़या गवादर पोर्ट हमले में देखने को मिला। गवादर पोर्ट अथॉरिटी हमले में हलाक होने वाला दहशतगर्द करीम जान का नाम भी लापता अफराद की फहरिस्त में मौजूद था, और बाद में उसकी बहन ने लाश हासिल करने के लिए बाकायदा दरख्वास्त भी दी। अब अपने तज्ज़ियाकारों से जानते हैं कि वो इस तमाम सूरत हाल पर को किस तरह से देख रहे हैं। लापता अफराद के हवाले से, मिसिंग पर्सनस के हवाले से जो आज हमने देखा कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब और साथ में अताउल्लाह तारड़ साहब मौजूद थे, और उन्होंने ये बात भी की कि ओवरनाइट ये मसला हल नहीं हो सकता। नो डाउट ये एक अहम मसला है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत में इस पे काम होना शुरू हुआ था, और अब इसको हम आगे इसको प्रायोरिटी देंगे, इसको हल किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इसमें जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का जो रोल है, किरदार है, उसको भी असाइड नहीं किया जा सकता, इसका भी एतराफ़ किया गया है। तो जनाब इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं लगारे साहब, मिसिंग पर्सनस के हवाले से जो कहा जा रहा है? देखिए, मेरे ख्याल में जो वज़ीर कानून ने प्रेस में बात की है, मीडिया के साथ बात की है, उसमें वज़न है। रिपोर्ट तो पेश कर दी गई है, और रिपोर्ट तो ज़ाहिर है कि उसमें तो लगता है कि कोई इशू है ही नहीं। बस इतने हज़ार लोग लापता थे, इनमें से इतने लोग जो है वो मसले हल हो चुके हैं और बाकी ये बचे हैं। तो मैं समझता हूँ एक आदमी भी अगर मिसिंग है तो मिसिंग है, हम उसको मिसिंग क्या समझेंगे। और 2 आदमी हैं या 200 आदमी हैं, कितने भी हैं, सवाल ये है कि किसी भी शख्स को गिरफ़्तार करने के बाद लापता करना जो है उसका कोई जवाज़ नहीं है। उसको गुमशुदा अफराद की फहरिस्त में डालना उसका कोई जवाज़ नहीं है। कोई भी शख्स अगर गिरफ्तार कर जाए, कितना भी उस पर संगीन इल्ज़ाम हो, उसको कोर्ट ऑफ लॉ के सामने पेश किया जाए और उसके बाद वो शख्स कोर्ट में सरेंडर करे, कानून और वो कानून उस पर कानून का जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ हो, आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए, और उसे कोर्ट के सामने पेश करने के बाद उसने जो भी जुर्म किया उसकी सज़ा मिले। लेकिन ये नहीं है कि कोई भी शख्स लापता हो। देखें, हमें मालूम है लोग लापता हुए हैं, लोगों को गुम किया गया, लोग बड़े अरसे तक लापता रहे हैं, और इस सिलसिले में हम जानने वाले भी लोग थे जो लापता हुए, और उनके बारे में हम बहुत ज़्यादा तशवीश में भी थे और जानना भी चाहते थे कि वो किस हालत में हैं। तो इस तरह की सूरत हाल होगी। मेरे ख्याल में हमारे मोहतरम जनाब जो शहजादा जुल्फ़कार साहब हैं, बलूचिस्तान में इनको ज़्यादा सूरत हाल का इल्म होगा और ज़्यादा बेहतर तौर पर ये बता सकेंगे। लेकिन मैं वज़ीर कानून की इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि क्वेश्चन मौजूद है, और ये कि इदारे जो करते हैं और उनको उनसे सरफ नज़र नहीं किया जा सकता। और बिल्कुल ऐसा होता है कि उन लोगों को जो है उठा लिया जाता है और उनके वर्षा को पता ही नहीं होता है।
जी जुल्फ़िकार साहब, किस तरह से इस मामले को देख रहे हैं और इसका किस तरह से हल निकाला जा सकता है? मिसिंग पर्सन्स का मामला एक अरसे से लटका हुआ है और ये कहा जा रहा था कि निगरान कैबिनेट चूँकि कोई फैसले नहीं ले सकती थी, इसलिए ये मामला अब ये वाली हुकूमत की जानिब से ये जो बात की गई है कि अब मामला को देखा जाएगा और प्रायोरिटी दी जाएगी, तो सर आप देख रहे हैं कि इसका कोई हल निकलेगा? आमना, जो आपकी इनिशियल इस सेगमेंट में जो आपने इनिशियल बात की, देखिए दो मुख्तलिफ पहलू हैं। एक पहलू ये है, किसको इनकार है कि जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आर्मी है, एफसी है, रेंजर्स हैं, पुलिस वाले हैं, हमारे खासादार हैं, नेवीज वाले हैं, उनकी जो कुर्बानियाँ हैं उन नज़रअंदाज कर रहा है किसी को नहीं। सब ये जब बॉर्डर की बात आती है, बॉर्डर के अंदर विद इन अ कंट्री जो है जब हमले होते हैं उसमें के ये शोधा जो अपनी ज़िंदगियों को हम सब के लिए वो करते हैं, उसमें कोई इनकारी नहीं है इसको। दूसरा पहलू उसका है कि मिसिंग पर्सन का मुझे याद आ रहा है कि जनरल आसिफ गफूर साहब जब कोर कमांडर बलूचिस्तान थे और वो DG ISPR रहे और काफ़ी मीडिया में मौजूद रहे, उनकी बात है कि उन्होंने ये उनका इंटरव्यू छपा एक्सप्रेस ट्रिब्यून में कि मेरा दिल धड़कता है इन फैमिलीज़ के साथ, मिसिंग पर्सन जो हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ मेरा दिल धड़कता है, इस मामले को हल होना चाहिए। हमने देखा उसमें ना ओवरलैप उसको करना चाहिए कि अगर 3-4 फैमिलीज, 10 फैमिलियाँ, 20 फैमिलियाँ, 30 फैमिलियाँ, 50 फैमिली कर दें कि ऐसे लोग हैं जो दहशतगर्दी के कार्रवाइयों में मुलविस हैं और उनकी फैमिलियों ने उस फहरिस्त में उनको नाम लिखा लें और 50 फैमिली को निकाल दें। आई गेस ये कनेक्शन इशू है कुछ इस हवाले से। बाकी हमारे जो कंटेस्टेंट हैं उसकी भी इस हवाले से राय लेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। मिसिंग पर्सन्स के मामले पर हम बात कर रहे थे अपने कंटेस्टेंट से। जुल्फ़िकार साहब आप कंटिन्यू करें काइंडली और फिर हम अपने अगले कंटेस्टेंट की जाने बढ़ेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि देखिए ये इशू अंदाज में हल होना चाहिए कि इसको अगर 2008 में इलेक्टेड गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी की, उसने थोड़ा बहुत कोशिश भी की, अगर वो उसको हल कर लेते। उसके बाद 2013 की हुकूमतें आई हैं, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज भी उस बात को ये करती रही हैं कि, और PTI की हुकूमत आई उस वक्त भी ज़रूर ये हुआ 400-450 लोगों को छोड़ा गया। सरदार अख्तर महंगल BNP जो उस वक्त उन्होंने सपोर्ट की उस हुकूमत। ठीक है, चलें हम एहतशाम साहब की जानिब चलते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी का आज प्रॉब्लम है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज ईरानी प्रेसिडेंट उनका भी दौरा है। जी एहतशाम साहब, किस तरह से इस मामले को देख रहे हैं, मिसिंग पर्सन्स और इसको लेकर जो इदारों पर इल्ज़ामात लगते रहे हैं या प्रोपेगेंडा होता रहा है, सारे सिचुएशन को? देखिए, मिसिंग पर्सन्स और एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है हमने हमारे पाकिस्तान में, लेकिन मैं देख रहा तो जो लेटेस्ट अभी आपने फिगर भी बताया, ये जो है 10,078 लोग हैं टोटल, जिसमें से 7,481 बाजियाब हो चुके हैं। 1,744 लोग हैं जो मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस हैं, उन केसेस चल रहे हैं। अब हार्ड कोर जो है ना वो 581 बंदे हैं जिनके बारे 581 जिनके बारे में कहा जा रहा है वो उनको अगवा किया गया है या मिसप्लेस्ड हैं, किसी जगह पे गए हुए हैं। कहा जा रहा है कि कुछ लोग ट्रेनिंग कैंपों में चले गए हैं, क्या कहते हैं अफ़गानिस्तान में, कोई किस जगह पे बैठा हुआ है, वालिदैन को इन बातों का पता नहीं है, तो ये सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लें कितनी अलार्मिंग फिगर्स हैं। अमेरिका में जो मैं फिगर देख रहा था अभी 5,64,000 लोग जो है ना वो मिसिंग पर्सन में हैं। इसी तरह से UK में 1,70,000 लोग हैं, हमारे पड़ोस में जो है ना 64,000 लोग हिंदुस्तान में मिसिंग पर्सन में शामिल हैं। हमारे यहाँ 571 पे 581 पे कितना शोर होता है, एक बात। अब दूसरी बात हम ना हमारे मामले में ये है कि जिस तरह से हमारे यहाँ फेक न्यूज़ है, मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है, वन साइडेड प्रोपेगेंडा चलता है और उसको लोग चले जाते लेके जाने। अभी देखिए इसमें दो राय ने जो दानिश बात कर रहे हैं, हमारे लगारी साहब और शहदा साहब ने बात की
कि ठीक है जो वाक़तन जिनके साथ आप समझते हैं कि जो उनके इन्वॉल्व हैं कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाएं, केस ही चलाएं, क्योंकि ये उनके लिए भी मेरा ख्याल है मुख्तार के लिए भी कोई अच्छा नहीं है, हुकूमत के लिए भी नहीं अच्छा। राइट वे लेकिन ज़्यादातर केसेस भी हम देखना है कि प्रोपेगेंडा बेताशा है, उस प्रोपेगेंडा को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि जी ये हुकूमत भी इनके साथ खड़ी हो। बाज़ औक़ात हम देखते हैं हुकूमत की तरफ से उस तरह लोग खड़े नहीं होते, वो समझते हैं कि शायद ये तो मामला जो है ना ये मुख्तदार का है, वो इनको देखे। तो मेरा ख्याल है ये इतना आसान मामला नहीं है आमना, इस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है, किया जा चुका है, लेकिन मेरा ख्याल है हुकूमत को भी खुद भी ख्याल है। आज देखें बड़ा पॉलिसी स्टेटमेंट भी आया आज़म नज़ीर तारड़ का भी, और इसको डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि पिंडी वाले भी बड़े अच्छी तरह से देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इसको देखना चाहिए कि जो एलिमेंट प्रोपेगेंडा का है ना इसको कैसे डिस्करेज किया जाए। ठीक है जी डॉक्टर साहब, आप मुत्तफिक हैं? देखिए, मिसिंग पर्सन का जो मामला है ना पाकिस्तान में, वो 1990 की दिहाई से शुरू होता है, ठीक है। और मुख्तलिफ कमेटियाँ बनी, कोई कमेटी पार्लिमानी, कोई हाई कोर्ट ने कमेटी बनाई, कोई सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, कोई हुकूमती कमेटी थी, और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स है उसमें जो इम्पोर्टेंट था वो 2011 में एक कमीशन जो तरतीब दिया गया था और उसको कहा गया था कि जी आप इसको फिगर आउट करें। तो 2022 की जो रिपोर्ट है उसके लिहाज से तो 860 अफराद लापता होने की तस्दीक हुई है। इस रिपोर्ट में जो मैं बता रहा हूँ लापता अफराद की वापसी की तादाद का तस्करा नहीं है। रिपोर्ट में टोटल 9133 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 1109 केसेस निपटाए गए हैं। 977 अफराद इंटरनेट सेंटर में कैद हैं। अब आते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, कहा यह जा रहा है, ये खबर है जनाब मुख्तलिफ वज़ीरों की सुप्रीम कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश हुई है, जिसको आपने भी जिक्र किया है कि लापता अफराद 10,000 हैं, 8,000 केसेस हल हो चुके हैं। बलूचिस्तान में 2,700 केसेस थे, 2,200 अफराद आ चुके हैं। दूसरी तरफ जो है वो ये बात की जा रही है कि जी पाकिस्तान में 820 है और बलूचिस्तान के 468 हैं। देखिए, मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट करना चाहता हूँ कि लापता अफराद और जबरी गुमशुदगी का जो मसला है ना उसको अलग किया जाए। और पाकिस्तान में जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि लापता अफराद वो भी हैं जैसे करीम जान, इम्तियाज अहमद, अब्दुल वदूद जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं। लापता अफराद वो भी हैं जो ईरान में जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया दहशतगर्द मरे, तो उस मर जो है मारंग बलोच साहिबा ने एग्री किया कि हाँ जी वो लापता अफराद थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब तक जबरी गुमशुदगी और लापता अफराद को अलग नहीं किया जाएगा, दहशतगर्दों को अलग नहीं किया जाएगा, ये पता ही नहीं चलेगा कि मिसिंग पर्सन की एक्चुअल पोजीशन क्या है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ और बहुत ही वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि ये मसला उस वक्त तक हल नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान में पाकिस्तान की हुकूमत, अदलिया और अस्करी क़यादत बैठ कर सीरियसली मसले को हल करें और इसमें कौम परस्त जमातें हैं उनका एतमाद ज़रूर हासिल किया जाए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आप तमाम कंटेस्टेंट का एक अहम मामला और उस पर डिस्कशन की। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।